गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे अपना 5वां अध्याय जो था प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। अब अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि निजी क्षेत्र से आशय एक ऐसे क्षेत्र से होता है जिसके अंतर्गत जितने भी व्यवसाय किए जाते हैं उन संपूर्ण व्यवसायों पर किसका स्वामित्व होता है? निजी व्यक्तियों का। अर्थात व्यवसाय करने का जो भी डिसीजन लेना है, क्या नियंत्रण रखना है, कितने कर्मचारियों को रखना है, कहाँ से पूंजी अरेंज करनी है, वो सारे डिसीजन किसके होते हैं? निजी व्यक्तियों के होते हैं। अही बात करें कि सार्वजनिक क्षेत्र की, तो सार्वजनिक क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से होता है जहाँ पर व्यवसाय के समस्त संसाधनों पर, संपत्ति पर, सभी चीजों पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना तो होता है, बट लाभ कमाने के साथ साथ में सरकार का उद्देश्य रहता है कि हम जो जनता है उसकी सेवा कर सकें, कम से कम मूल्य पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं और अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध करा सकें, उसको हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सार्वजनिक उद्यम के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत भी हम किन किन चीजों को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा विभागीय संगठन, एक होता है हमारा सरकारी निगम और तीसरा होता है सरकारी कंपनी। ये सारी चीजें जो है वो सार्वजनिक उद्यम के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो अभी हम बात करते हैं विभागीय संगठन की। तो विभागीय संगठन का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र से होता है जहां पर सारे काम कैसे किए जाते हैं? विभागों में बटे हुए रहते हैं। अब होगा गवर्नमेंट का तो इसमें क्या आती है? डाक आ गया, तार, रेलवे आता है हमारा, परमाणु बम आते हैं, अस्त्र शस्त्र आते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है? विभाग के अंतर्गत संचालित की जाती है। अब क्या होता है, जैसे डाक, तार, रेलवे, सड़क निर्माण, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, तो इनके क्या होते हैं? अलग अलग प्रॉपर विभाग बना दिए जाते हैं। अब विभाग बनाने के साथ साथ में उस विभाग का जो हेड होता है, यानी कि वैसे तो एक मंत्रालय के अधीन संचालित किए जाते हैं, उसके अलावा इनके विभाग बना दिए जाते हैं और जो विभाग के अध्यक्ष रहते हैं, इन सारे विभागों का संचालन उनके द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर प्रत्येक विभाग का एक हेड बना दिया जाता है और वह हेड क्या करता है? अपने सारे कर्मचारियों को बताता है कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है। साथ ही साथ इस विभाग से जितनी भी इनकम होती है वो सरकारी कोष में जाती है। वित्त की व्यवस्था यानी कि इस विभाग को जब भी वित्त की आवश्यकता होती है तो वो सरकारी कोष से उसकी पूर्ति कर लेता है। तो विभागीय संगठन का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो सरकारी विभाग रहते हैं, यानी कि सरकार के अंडर में आने वाले व्यवसाय हैं वो विभागों में विभाजित रहते हैं और इनका जो भी शासन होता है वो मंत्रालय का जो अधिकारी है उसके अधीन किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि इसका प्रशासन किसी मंत्रालय से जुड़े विभाग द्वारा किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो डाक और तार है, उसका एक विभाग बना दिया, विभाग का जो मेन हेड होगा वह क्या करेगा? उस पूरे विभाग का संचालन करेगा। उस सारे विभागों का संचालन सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसका प्रशासन मंत्रालय से जुड़े विभाग के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, इसकी वित्त की व्यवस्था है जो सरकारी कोष के माध्यम से की जाएगी। क्योंकि जो विभागीय संगठन है वो चलाया किसके अंडर से जाता है? सरकार के अंडर से। इस विभाग से हमें जितनी भी आय होती है वो सरकारी कोष में जाती है। अब विभाग के संचालन के लिए हमें कितनी भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी वित्त की व्यवस्था सरकारी कोष के माध्यम से हो जाती है। तीसरा, हम देखते हैं बजट, लेखा, अंकेक्षण द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है। बजट का मतलब होता है कि विभाग के अंतर्गत हमें कितना पैसा लगेगा, कहाँ से पैसा जुटाना है, यानी कि भविष्य की प्लानिंग तो हम आज ही कर लेते हैं, तो बजट बनाया जाता है। लेखा जोखा रखने का मतलब है कितने कर्मचारी हैं, कहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ से इनकम हो रही है, उसका लेखा जोखा किया जाता है। अंकेक्षण का मतलब होता है सारे विभागों की ऑडिटिंग कराई जाती है कि जो लेखा जोखा किया गया है वो सही है नहीं है। तो यानी कि ये विभाग क्या करते हैं? बजट, लेखा, अंकेक्षण होता है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से काम करते हैं ताकि भविष्य में हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि परेशानी होगी तो उनको हम क्या कर सकते हैं? नौकरी से निकाल सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए इनके द्वारा इन पर नियंत्रण बना रहता है। चौथा, देखते हैं कि इनके स्थायी कर्मचारी लोक सेवक सदस्य होते हैं जिनकी जो भर्ती होती है वो सरकार के नियमानुसार होती है। अब चूंकि ये सरकार का विभाग चल रहा है इसीलिए इसमें क्या होता है? सरकार के द्वारा क्या की जाती है? भर्ती की जाती है। अब अपन देखते हैं जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो तो फिक्स रहते हैं, उनको हम कहीं से कहीं निकाल नहीं सकते हैं जब तक उनकी बड़ी मिस्टेक ना हो। तो इसके जो भी कर्मचारी होते हैं वो स्थायी कर्मचारी माने जाते हैं और इनकी नियुक्ति की जाती है सरकार के नियम के अनुसार। तो इस प्रकार का हमने देखा विभागीय संगठन की विशेषताएं। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि हमारे विभागीय संगठन के क्या लाभ होते हैं और क्या दोष होती है उसके। तो सबसे पहला इसका लाभ होता है अधिक प्रभावी। तो विभागीय संगठन अधिक प्रभावी इसलिए माने जाते हैं, पहली बात तो यह है कि इसमें विभाग के अंतर्गत कार्य होता है तो कार्य बहुत निश्चित योजना और प्रॉपर तरीके से होता है।
दूसरी चीज इसमें क्या होता है, शीर्ष प्रबंध का इसमें नियंत्रण पाया जाता है, क्योंकि सरकार के सीधे अंडर में ही संगठन संचालित किया जाता है और मंत्रालय के अधीन ही सारे विभाग काम करते हैं। इसीलिए जितना भी कार्य होता है वो अधिक प्रभावी तरीके से होगा, क्योंकि कल के दिन कोई गलती होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, हमारी सरकार की आएगी, और सरकार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो बहुत सारी हम उनके लिए कठिनाइयां उपलब्ध हो सकती हैं। इसीलिए विभागीय संगठन अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं उन पर पूरा सीधा नियंत्रण सरकार का और उच्च मंत्रालय का होता है। दूसरी चीज होती है गोपनीयता। अब प्रत्येक विभाग क्या करता है, अपने अपने काम में लिप्त रहता है, अपना अपना कार्य करता है, एक दूसरे को डिटेल इसमें एक दूसरे को नहीं दी जाती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, गोपनीयता पाई जाती है, सूचनाओं को एक स्थान से अपन दूसरे स्थान पर इसमें नहीं भेज सकती है। तीसरी चीज होती है जन उपयोगी वस्तुओं के लिए उपयोगी। अब जन उपयोगी वस्तुओं से तो मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे डाक तार रेलवे है, तो ये सारी चीजें अपन जनता के लिए बनाई गए, क्योंकि अगर ये तो मेन नेसेसिटी है, अगर सड़क नहीं होगी, रेलवे लाइन नहीं होगी तो हम यहाँ वहाँ नहीं जा सकते हैं, अपना मतलब यातायात नहीं कर सकते हैं, डाक नहीं होगा तो हम चीजें यहाँ दूर जो आज भेज सकते हैं वहाँ नहीं भेज सकते हैं। दूसरी चीज होती है इसमें अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जाता है, जो भी जनता के प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। मान लो आज जो परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, अणु बम बनाए जा रहे हैं, वो हम देश के लिए, जनता के लिए बनाए जा रहे हैं। इन सारी चीजों का निर्माण भी विभागीय संगठन अर्थात सरकार के अधीन किया जाता है। चौथा होता है धन के दुरुपयोग पर रोक। इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है कि जो धन का उपयोग है, जो हम जनता से ही कर ले रहे हैं, उस कर का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसीलिए इसमें जो पहले से बजट बनाया जाता है, अर्थात प्लानिंग की जाती है, लेखा जोखा रखा जाता है कि कितना पैसा लगा है, कहाँ से लगा है, कितना लगेगा। तीसरी चीज होती है इसमें ऑडिटिंग कराई जाती है। जितने भी विभाग होते हैं उनकी सारी ऑडिटिंग कराना, कितने कर्मचारी हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या लेखा जोखा कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो उन सारी चीजों की जब ऑडिटिंग कराई जाती है तो धन का दुरुपयोग अपने आप ही नहीं हो पाता है। तो ये हुए विभागीय संगठन के लाभ, अधिक प्रभावी होते हैं। इनके अंतर्गत सूचनाओं को गोपनीय रखा जा सकता है, जनता के आधार पर अर्थात उनको लाभ प्राप्त हो सके इसलिए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, धन का दुरुपयोग ना हो इसीलिए इसका बजट, लेखा और अंकेक्षण कराया जाता है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि कोई ना कोई दोष इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहला दोष होता है शक्ति का केंद्रीकरण। यहाँ पर हमने देखा था कि जो विभागीय संगठन होते हैं वो सरकार के अधीन चलते हैं, अर्थात जो शीर्ष प्रबंध रहता है वह अपने विभाग के कर्मचारियों पर ऑर्डर चलाता है। तो कुल मिलाकर वहाँ क्या हो जाती है, नौकरशाही का कह सकते हैं कि एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मालिक ऑर्डर देता जाता है और कर्मचारी एक नौकर की तरह कार्य करते रहते हैं। अब ऐसा होगा तो वो मन लगाकर कार्य नहीं कर पाते हैं और संस्था को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो शक्ति का केंद्रीकरण विभागीय संगठन में पाया जाता है। दूसरी चीज होती है लोच का अभाव। सरकार के कठोर नियंत्रण रहते हैं, नियम बने रहते हैं, निर्देश बने रहते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, क्योंकि सरकार जो नियम बनाती है उनको फॉलो करना इनका दायित्व माना जाता है। इसीलिए इसमें लोच का भाव रहता है, अर्थात समयानुसार इसमें अपन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तीसरा रहता है योग्य प्रशासकों का अभाव। अब नियुक्ति तो इनमें खैर सरकार के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होती है, फिर भी कभी कभी क्या होता है जो अधिकारी वर्ग इसमें रहते हैं उनमें अनुभव की कमी होती है। अब व्यक्ति में अनुभव नहीं होगा तो वो विभाग का संचालन नहीं कर सकता है। दूसरी चीज होती है इनका ट्रांसफर होता रहता है, एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग। अब मान लीजिए एक विभाग में जब तक उन्होंने काम सीखा वही ट्रांसफर दूसरे विभाग में हो गया या दूसरे शहर में हो गया, तो योग्य प्रशासकों का इसमें अभाव पाया जाता है। चौथी चीज होती है करदाताओं पर हानि। अब क्या होता है, सरकार को कभी कोई हानि होती है या फिर विभागों को कोई हानि होती है तो इनका सीधा सा मतलब होता है टैक्स की रेट को बढ़ा देते हैं। वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाएंगे या फिर जो इनकम टैक्स होता है, हाउस रेंट पर टैक्स होता है, सारी चीजों पर टैक्स लगता है, उसकी रेट अपने आप बढ़ जाती है। रेट बढ़ेगी तो जनता पर कर का भार अपने आप बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है, भार बढ़ेगा, सरकार का कोष बढ़ेगा और उसका फिर से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो हानि होने पर क्या हो जाता है, करदाताओं पर इसका भार बढ़ जाता है। अब इसका अपन ने आज पढ़ा विभागीय संगठन के बारे में, आप इसको रीड करिए। कल अपन पढ़ेंगे हमारा सरकारी निगम और सरकारी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।